हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोएट्री। और पोएट्री में सबसे जो पहली पोएम है इंटर क्लास की, वो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, रिटन बाय सर हेनरी वॉटन। हाउ हैप्पी इज ही born or taught, that serve not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is utmost skill. हाउ हैप्पी इज ही born or taught, कि वह व्यक्ति जन्म से, born कहते हैं जन्म से, और taught और शिक्षाओं से कितना महान होता है। that serve not another's will, जो किसी व्यक्ति की जो विल होती है, इच्छा होती है, उसके अनुसार कार्य नहीं करता। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, वह सबसे सुखी व्यक्ति होता है। क्लियर है बात? Whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Whose armor, armor कहते हैं कवच को। उसके जो कवच होते हैं, कवच क्या होता है? जैसे एक सैनिक की जो सुरक्षा होती है वो किससे होती है? कवच। कवच से, कवच उसकी ढाल होती है। तो उसी तरह से उसकी जो ढाल है, उसका जो कवच है, वो क्या है? ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी से भरे विचार, सादगी से भरे विचार। देखिए, सच को आँच नहीं होता, कहा जाता है ना, सच को आँच नहीं होता। मीन्स कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो वो सबसे बड़ा उसका कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ, और एक सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका जो सीधा साधा सा जो सत्य है वो क्या है? हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट कहते हैं फ्रेंड्स टॉप, यानी अटमोस्ट कहते हैं ग्रेटेस्ट, यानी सर्वोत्तम। एंड स्किल होती है एबिलिटी, और जो उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है वो क्या है? उसके सिंपल ट्रूथ, मीन्स उसका जो सत्य है वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसका सबसे बड़ा गुण है। क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेंजा? चलिए सेकंड स्टेंजा में बढ़ते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passions not his masters are. यहाँ एक वर्ड मिलता है पैसन। पैसन्स क्या होते हैं? पैसन्स आर आवर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, हेट एंड एंगर। हमारे अंदर जो प्रेम, घृणा या क्रोध की तीव्र भावनाएं होती हैं, वो हमारी पैसन्स कहलाती हैं। नॉट हिज मास्टर्स आर, मीन्स जिसने अपने पैसन्स को अपना मालिक नहीं बनाया है, अर्थात जिसने अपने पैसन्स को, अपनी तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। एंड हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा, यानी जो हमेशा मरने के लिए तैयार होता है, अर्थात मृत्यु से जिसको कोई भय नहीं होता, वो उसे हमेशा स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और जो सांसारिक बंधनों से क्या होता है? टाइड कहते हैं बंधा होना, अनटाइड क्या होता है? मुक्त होना। कि जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, जिसने अपने आप को सांसारिक वस्तुओं से मुक्त कर लिया है। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, प्रिंसली लव कहते हैं राजकीय लोभ, उसको राजकीय लोभ का कोई, उसको राजकीय लोभ नहीं होता। मीन्स जो महान व्यक्तियों के प्रेम या जनसाधारण से अपने बारे में जो आलोचना होती है, वल्गर ब्रेथ कहते हैं, जो आलोचना होती है, साधारण व्यक्ति द्वारा आलोचना, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Who hath his life from rumors freed, whose consign is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great, who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who hath his life, कि जिसने अपने जीवन को फ्री कर लिया है, किससे? र्यूमर्स से, अफवाहों से,
मीन्स जो अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मीन्स जिस पर कोई भी उसके प्रति अफवाह उड़ाता है, कोई भी अगर अफवाह उड़ाता है उसके बारे में कोई, तो वो व्यक्ति उस अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देता। हुज कंसाइन इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। और रिट्रीट क्या होती है? शरण स्थली। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी सबसे बड़ी जो शरण स्थली होती है वो उसकी कंसाइंस होती है। मीन्स उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, कंसाइंस कहते हैं अंतरात्मा को, उसकी जो अंतरात्मा है वो उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीट, कि जिसकी मनोस्थिति को, स्टेट कहते हैं फ्रेंड्स मनोस्थिति को, नाइदर फ्लैटरर्स फीट, फ्लैटरर्स कहते हैं चापलूस व्यक्ति, मीन्स जो चापलूस व्यक्ति हैं वो उसकी मनोस्थिति को नहीं भर सकते। मीन्स चापलूसों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो रूइन मेक अप्रेसर्स ग्रेट। और जो रूइन है, बर्बाद करना, विनाश करना, अप्रेसर्स कहते हैं दमन करता, और जो दमन करता लोग हैं वो उसका विनाश नहीं कर सकते। हु एनवीज नन, जो किसी से घृणा नहीं करता। हुम चांस डॉथ रेज, रेज कहते हैं ऊपर उठना। मीन्स जो किसी से भी घृणा नहीं करता, अर्थात जो संयोगवश या बेईमानी से ऊंचे उठे हुए हैं, वो ऐसे लोगों से घृणा नहीं करता। नॉर वाइस, ना ही उसकी जो बुराइयां हैं, और वह किसी की बुराई भी नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड, और जो ये कभी नहीं समझ सकता, जो नहीं जानता। हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विद प्रेज, कि हम किसी की भी प्रशंसा करके उसे कितने गहन उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करके हम उसको कितने गहरे जख्म दे सकते हैं। क्लियर हुआ? वह इस बात को भी नहीं जानता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और जो रूल्स ऑफ स्टेट मीन्स जो राजकीय नियम है वो उनका पालन नहीं करता। मीन्स वो अगर पालन करता है तो किसका पालन करता है? वह अच्छाई के नियमों का, रूल्स ऑफ गुड में अच्छाई के नियमों का पालन करता है। मीन्स अच्छाई के अलावा वो किसी को भी नहीं मानता, कोई राजकीय नियम हो उसको वो नहीं मानता। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend. Who entertains the harmless day with a well-chosen book or font. Who means who God doth late and early pray, जो ईश्वर की लेट एंड अर्ली मीन्स हर समय, एट एवरी टाइम, जो ईश्वर की हर समय प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, और क्या मांगता है ईश्वर से? हिज ग्रेस, कि ईश्वर मुझे अपना आशीर्वाद दो, भगवान मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स कहते हैं उपहार, टू लैंड कहते हैं देना। कि वह ईश्वर से यह नहीं कहता कि ईश्वर मुझे उपहार दो, बल्कि क्या दो? मुझे अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखो। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or font. Who entertains means जो एंटरटेन करता है, जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, एक हानि रहित दिन को जो बिताता है, और किसके साथ बिताता है? विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी बुक या एक अच्छे मित्र के साथ जो अपने दिन को बिताता है। क्लियर? ऐसा व्यक्ति बहुत खुश रहता है। चलिए लास्ट सेशन पे आते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कि ऐसा व्यक्ति, सर्वाइल बैंड्स कहते हैं दास्ता के बंधन, सर्वाइल कहते हैं गुलामी, बैंड्स कहते हैं बंधन, गुलामी के बंधन या दास्ता के बंधन। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कि ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से, दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। मीन्स
ऐसे व्यक्ति ने जो गुलामी के बंधन है, जो दास्ता के बंधन है, ऐसे बंधन जो उसको गुलाम बनाते हैं, ऐसे बंधनों ने को उसने तोड़ दिया है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, जिसको ऊपर उठने की कोई आशा नहीं है और ना ही जिसको गिरने का डर। कल्पना कीजिए, अगर आपको पास होने की कोई इच्छा ना हो और फेल होने का कोई डर ना हो, तो आपसे ज़्यादा सुखी कौन होगा। तो ऐसा ही राइटर कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो ऊपर उठने की कोई आशा है और ना ही गिरने का कोई भय, वो सबसे अधिक सुखी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, और वह स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उस पर कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी उस पर सांसारिक वस्तु, भौतिक वस्तु नहीं है। वो जमीन जायदाद का मालिक नहीं है, बल्कि किसका मालिक है? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। देखिए यहाँ लास्ट लाइन को नोटिस कीजिए, इसमें आया है वर्ड नथिंग एंड ऑल, और दोनों ही ऑपोजिट वर्ड है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कौन सी फिगर स्पीच है? यहाँ है ऑक्सीमोरन। क्लियर? ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होती है? ऑक्सीमोरन होती है विरोधाभास। मीन्स एक ऐसी फिगर स्पीच जिसमें टू ऑपोजिट आइडियाज एक साथ रखे होते हैं। तो नथिंग एंड ऑल दोनों ऑपोजिट हैं और यहाँ है। क्लियर? आई होप ये एंजॉय किया आपने, आपको समझ। हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड पोएम फॉर इंटरमीडिएट। द टाइटल इज द ट्रू ब्यूटी, मीन्स सच्ची सुंदरता, बाय टॉमस करू। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो आपको दिख रहा है राइटर का नाम, आप इसको थॉमस पढ़ते हैं। ये थॉमस नहीं है, ये टॉमस है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टॉमस। और जो दूसरा वर्ड है वो है करू, कैरियू नहीं है, इट इज़ करू, टॉमस करू। तो टॉमस करू की एट लव्स अ रोजी चीक और कोरल लिप एडमायर्स, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. ही दैट लव्स, कि वह व्यक्ति, दैट लव्स जो प्रेम करता है, किसको? आ रोजी चीक। देखिए चीक को कंपेयर किया है, जो गाल हैं उनको कंपेयर किया है किससे? रोज से। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो रोजी चीक से प्रेम करता है, मीन्स जो गुलाबी गालों को की प्रशंसा करता है, उनसे प्रेम करता है। और यहाँ फर्स्ट लाइन में अगर हम फिगर स्पीच की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? मेटाफर दिखाई देता है कि तुलना की गई है, किसकी की गई है? चीक की रोज से। और कोरल लिप एडमायर्स, और जो लिप्स हैं वो कैसे हैं? मूंगे के समान। कोरल मीन्स, कोरल क्या होता है? एक एनिमल होता है। मूंगा एक एनिमल होता है जो समुद्र में पाया जाता है, और मूंगे की बड़ी बड़ी चट्टान दिखाई देती हैं। और फिजिकली अगर इसको बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये क्या है? एक जीव होता है, और ये बहुत ही सुंदर होता है। जो मूंगे को अगर हम देखें तो बहुत सुंदर होता है, और उसी सुंदरता को यहाँ राइटर ने किससे कंपेयर किया है? लिप से। तो यहाँ भी फिगर स्पीच आपको मेटाफर दिख रही है सेकंड लाइन में, कि वह व्यक्ति जो प्रेम करता है रोजी चीक से और अ कोरल लिप एडमायर्स, जो कोरल लिप, जो मूंगे के समान जो लिप्स हैं, उनकी प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और स्टार लाइक आइज में तारों के समान जो आंखें हैं वो क्या करती हैं? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। हिज फायर्स यहाँ कहा है लव के लिए। वो एक ईंधन का काम करती हैं, किसके लिए? उसके प्रेम को बनाए रखने के लिए। बात क्लियर? मीन्स एक ऐसा व्यक्ति
जो किसी भी स्त्री में शारीरिक आकर्षण को देखता है और उसके गाल गुलाबी हों, उसके होठ मूंगे के समान हों, हल्के लाल रंग के हों, आंखें सितारों के समान चमकदार हों और सुंदर हों। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये बातें किसी भी मनुष्य के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकती हैं। क्लियर? कौन कौन सी चीज़ें? रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। ये चीज़ें किसी भी व्यक्ति में एक किसी भी पुरुष में एक महिला के प्रति प्रेम बनाए रखने के लिए ये चीज़ें एक फ्यूल का काम करती हैं, एक ईंधन का काम करती हैं। क्लियर हुई चारों लाइंस? इसमें देखिए फर्स्ट में रोजी चीक, यहाँ आपको मेटाफर दिखा, सेकंड में बताया कोरल लिप, यहाँ मेटाफर दिखा, लेकिन अगर थर्ड लाइन की बात करें तो यहाँ दिख रहा है स्टार लाइक आइज, मीन्स आंखों तारों के समान आंखें। तो आपको लाइक दिख गया, यानी यहाँ कौन सी फिगर स्पीच दिखी? यहाँ आपको सिमिली दिखी। As old time makes these decay, so his flames must waste away। और जब ओल्ड टाइम आता है, मीन्स जब बुढ़ापा आता है, तो क्या होता है? मेक्स दीज डिके, डिके कहते हैं नष्ट करना। जो बुढ़ापा होता है वो इन चीज़ों को नष्ट कर देता है। क्लियर? और नष्ट कर देता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। और इस प्रकार उसका जो प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। बुढ़ापा आता है, ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और उसका प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। देखिए ऊपर की लाइंस में हमने फिगर स्पीच की बात कर ली थी तीनों में। अब यहाँ जो आपकी एज ओल्ड टाइम्स, इस लाइन में जो फिगर स्पीच है कि बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा क्या है? यहाँ पर राइटर ने इसको पर्सोनिफाई कर दिया। तो इस लाइन में ओल्ड टाइम्स में आपको जो फिगर स्पीच दिख रही है वो कौन सी दिखी? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? यानी मानवीकरण। But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires। लेकिन एक स्मूथ कहते हैं फ्रेंड्स, एक समान रहने वाला, मीन्स फ्लोइंग रेगुलरली, नॉट राइजिंग नॉट फॉलिंग, एंड स्टीड फास्ट क्या होता है? फर्म एंड अनचेंजिंग, मीन्स एक अटल और दृढ़। लेकिन ऐसा मस्तिष्क जो क्या है? जो एक समान है और दृढ़ है। जेंटल थॉट्स मीन्स सज्जन विचार, यानी अच्छे और पवित्र विचार, आइडियाज विचार प्योर। एंड काम डिजायर्स, और काम कहते हैं पीसफुल शांत, और शांत इच्छाएं। क्लियर? यानी उत्तेजना रहित इच्छाएं। कौन कौन सी चीज़ें? स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, एक समतल यानी एक समान रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स यानी सज्जन विचार, पवित्र विचार, और काम डिजायर्स, और यानी शांत इच्छाएं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जहाँ जो प्रेम है वो कहाँ होता है? वो इक्वल लव कंबाइंड, जहाँ जो प्रेम है वो बराबर बंधा होता है। राइटर कह रहे हैं कि जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ क्या है? बराबर, दोनों हृदय बराबर प्रेम से बंधे हुए हैं। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और वो एक जन्म देते हैं, कैसी ज्वाला को जन्म देते हैं? यहाँ जो फायर्स यूज़ हुआ है, राइटर ने फायर्स यूज़ किया है, वो लव के लिए यूज़ किया है कि वो एक ऐसे प्रेम को जन्म देते हैं जो कैसा है? नेवर डाइंग है, मीन्स जो चिर स्थायी है। मीन्स वो एक स्थायी प्रेम को जन्म देते हैं। कौन सी चीज़ें? जो ऊपर यहाँ बताई है, स्मूथ स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, ये एक नेवर डाइंग लव को जन्म देते हैं और दोनों हृदय परस्पर प्रेम से बंधे होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए लास्ट लाइन की बात करें तो वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज, कि जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। कौन सी चीज़ें? ये बाद वाली चीज़ें जहाँ नहीं है, आई डिस्पाइज कहते हैं हेट, कि जहाँ ये नहीं है वहाँ मैं घृणा करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आइज, किनसे?
लवली सुंदर चीक हो, लिप्स हो या आईज हो, जहाँ ये चीज़ें नहीं है वहाँ मैं इनसे घृणा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पोएम फॉर इंटरमीडिएट क्लास। द टाइटल इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन 1608 to 1674। देखिए, इस पोएम की बात करें हम तो पोएम में हमें जो टाइटल दिख रहा है, टाइटल क्या दिख रहा है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन की पोएम है और जॉन मिल्टन एक इंग्लिश में बहुत बड़ा नाम है। इनका फेमस वर्क था द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट से बड़े फेमस हुए और एक अनफॉर्चुनेट बात ये रही राइटर के लिए कि वो एट द एज ऑफ 44 साल की एज में ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, पूरी तरह से वो अंधे हो गए। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is that to hide, lost with me useless, though more my soul, more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide, doth God exact deliver light denied, I fondly ask but patience to prevent। चलिए फर्स्ट लाइन लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर कहते हैं थिंक, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट से है रेफरेंस है आई साइट, कि जब मैं देखता हूँ कि मेरी दृष्टि, जब मैं ध्यान देता हूँ कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो आंखें हैं वो किस तरह से चली गई। एर हाफ माई डेज, और एर हाफ, एर क्या होता है फ्रेंड्स? एर होता है बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज, कि मेरी आधी उम्र से भी पहले मेरी आंखें किस तरह से चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह संसार मेरे लिए वर्ल्ड एंड डार्क एंड वाइड, और यह संसार मेरे लिए अंधेरे से भर गया और विस्तृत हो गया। एक अंधे आदमी के लिए संसार क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है और पूरी तरह से अंधेरे से भर जाता है। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक टैलेंट था। क्या टैलेंट था? पोएम लिखने का, एक कविता लिखने का मुझे ईश्वर ने एक टैलेंट दिया था, एक प्रतिभा दी थी। और वो प्रतिभा भी क्या है? विच इज़ डेड टू हाइड, वो यूजलेस हो गई, वो प्रतिभा, वो टैलेंट मेरे लिए बेकार हो गया और मृत्यु उस टैलेंट को मुझसे किसी दिन छीन लेगी। लॉस्ड विद मी यूजलेस, वो मेरे लिए बेकार बना रहा। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा की इच्छा थी, मेरी आत्मा चाहती थी, क्या आत्मा चाहती थी? कि टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि उस टैलेंट से, मैं अपनी उस प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा, सच्चा हिसाब किताब ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करूं। लेस्ट, ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वो अंतिम समय में मुझे डांटे। चाइल्ड कहते हैं डांटना। बात क्लियर है? कि वो अंतिम समय में मुझे डांटे, या मृत्यु के बाद मैं जब ईश्वर के समक्ष जाऊं तो मुझे डांट खानी पड़े। तो ये लाइन क्लियर, कि जब मैं देखता हूं किस प्रकार से मेरी जो आधी उम्र से भी पहले मेरी रोशनी छिन गई, यह संसार मेरे लिए अंधेरे से भर गया और विस्तृत हो गया। एक टैलेंट मेरे पास था जिसको मृत्यु मुझसे एक दिन छीन लेगी, वो टैलेंट भी मेरे पास अब बेकार बना रहा। यद्यपि मेरी आत्मा चाहती थी कि मैं अपने उस टैलेंट से ईश्वर की सेवा करूं, और ऐसा ना हो कि अंतिम समय में मुझे उसके समक्ष डांट खानी पड़े। Doth God exact day labor light denied, I fondly ask। और मेरे मन में तभी एक मूर्खता भरा प्रश्न आता है। और क्या मूर्खता भरा प्रश्न आता है? कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि शायद ईश्वर को दिन में किए जाने वाले काम चाहते थे। ईश्वर मुझसे दिन में किए जाने वाले कार्य चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे मेरी दृष्टि ले ली। क्योंकि आईसाइट अगर हमारे पास है, आंखें हमें दी गई हैं, तो हम जितने भी काम दिन में कर सकते हैं, वो काम ईश्वर नहीं चाहते थे कि मैं करूं, इसलिए उन्होंने मुझे अंधा कर दिया। ये मूर्खता भरा प्रश्न मेरे मन में आता है और मैं ईश्वर के समक्ष ये प्रश्न मैं रखता हूँ।
बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक देता है। देखिए यहाँ एक फिगर स्पीच आपको मिल रही है, पेशेंस टू प्रिवेंट, मेरा धैर्य मुझे रोक देता है। और धैर्य क्या है? धैर्य को यहाँ राइटर ने पर्सोनिफाई कर दिया, यानी इस लाइन में आपको मिल रही है पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और यह बड़बड़ाहट मुझे आवाज तुरंत मुझे जवाब देती है। और यहाँ एक दूसरी फिगर स्पीच मिली, मर्मर में, मर्मर क्या होती है? आवाज, बड़बड़ाना। और जहाँ भी कोई साउंड होती है वहाँ जो फिगर स्पीच होती है वो होती है ओनोमेटोपोए। तो ओनोमेटोपोए आपको दिखी, और ऊपर कौन सी फिगर स्पीच दिखी? पर्सोनिफिकेशन। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousands at his bidding speed, and post o'er land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। तो मेरी जो बड़बड़ाहट है वो तुरंत मुझे रिप्लाई करती है, क्या मुझे जवाब देती है कि God doth not need either man's work or his ऑन गिफ्ट्स, कि ईश्वर नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे? ईश्वर को किसी आदमी के कार्य नहीं चाहिए, और उसके जो गिफ्ट्स हैं, जो व्यक्ति के पास जो सामान है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो ईश्वर को नहीं चाहिए। देखिए पोएट्री में बार बार एक ये वर्ड यूज होता है, डथ, DOTH। ये एक्चुअल में क्या होता है? जो डज होता है, डज को पोएट्री में डथ लिखा जाता है। क्लियर? तो जहां भी डथ दिखे वो क्या है? वो एक्चुअल में डज है। Who best bear his mild yoke, कि जो ईश्वर के माइल्ड योक को सहन करते हैं। माइल्ड कहते हैं हल्का, मुलायम, और जो योक कहते हैं एक पनिशमेंट, सजा। योक एक्चुअल में एक जुआ होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, उसको योक कहा जाता है। और यहाँ जुए से रेफरेंस है कि जो बर्डन जो हमारे कंधे पर रखा है, जो सजा है, और वो कैसी सजा होती है? माइल्ड योक मीन्स हल्की, मुलायम। कि जो ईश्वर की माइल्ड योग को, जो ईश्वर की सजा को बड़े धैर्य के साथ सहन करते हैं, वो क्या होते हैं? वो उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसको सबसे अच्छे तरीके से उसकी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कि ईश्वर का जो राज्य है, ईश्वर तो एक राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, जिस तरह से एक राजा की आज्ञा पाकर हजारों लोग, हजारों सैनिक उसके आदेश के पालन के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसी तरह से ईश्वर है, ईश्वर भी एक राजा के समान है। और ईश्वर की आज्ञा पाकर हजारों सैनिक, हजारों देवदूत दौड़ पड़ते हैं। क्यों दौड़ पड़ते हैं? क्योंकि वो ईश्वर ने जो काम दिया है वो उसको पूरा करना चाहते हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना रुके वो कहाँ दौड़ पड़ते हैं? वो पृथ्वी पर दौड़ पड़ते हैं, और वो समुद्र पर दौड़ पड़ते हैं। मीन्स ईश्वर की आज्ञा पाकर, ईश्वर के पास तो हजारों जो सैनिक हैं, हजारों सेवक हैं, जब भी कोई ईश्वर की आज्ञा होती है तो हजारों देवदूत, हजारों परियां धरती पर और समुद्र पर दौड़ पड़ते हैं। और वो जब तक वो ईश्वर की आज्ञा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नहीं रुकते। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना रुके, बिना थके वो दौड़ते रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लास्ट लाइन पे ध्यान दें कि लेकिन मिल्टन ने कहा है, क्या कहा है? कि दे ऑल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े हैं और अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीन्स ईश्वर के आदेश जो हैं वो सबको नहीं मिलते, सबको जरूरी नहीं कि ईश्वर का आदेश मिल जाए। तो बहुत सारे देवदूत खड़े हुए हैं, बहुत सारे सैनिक खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं? कि ईश्वर हम पे मेहरबानी करें, हमें आदेश दें। और ईश्वर आदेश अगर नहीं दे रहे हैं तो मिल्टन कह रहे हैं कि वो भी उतने ही अच्छे सेवक हैं जो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, और जो पंक्ति में खड़े हैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोनों ही ईश्वर के बराबर बराबर सेवक हैं। और जो लास्ट लाइन है ये बड़ी फेमस लाइन है, और ये एक प्रोवर्ब भी बन गई है आज की डेट में। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट।
कि वो भी ईश्वर के सेवक होते हैं जो खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएम फॉर इंटरमीडिएट क्लास अ लामेंट। टाइटल है पोएम का अ लामेंट। और फ्रेंड्स, जो लामेंट है, लामेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विलाप। और विलाप किसे कहते हैं? विलाप होता है रोना, और इसको आप दूसरा नाम देते हैं रुदन। क्लियर? एक्चुअल में ये जो पोयम है ये कवि के जीवन की निराशा और असफलता को बताती है, और ऐसा लग रहा है जैसे कवि जीवन के अंतिम समय में है। और ऐसी ही कुछ फीलिंग्स पोएम में यहाँ पोएट ने एक्सप्रेस की हैं। और पोएट है इसके पीबी शैली, यानी पर्सी बिश शैली। और पोएट का अगर आप लाइफ स्पेन देखें 1792 टू 1822, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। देखिए, पहली लाइन की अगर बात करें तो इसमें राइटर संबोधित कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डेथ जो है उनकी निकट है। और वो एड्रेस कर रहे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं। किसको संबोधित कर रहे हैं? वर्ल्ड को, संसार को, जीवन को और समय को। अगर हम यहाँ फिगर स्पीच की बात करें तो हमें अपॉस्ट्रोफी दिखती है, क्योंकि सीधा सा डायरेक्ट एड्रेस हमें यहाँ दिख रहा है। क्लियर? तो वो समय को, जीवन को और इस संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। और कह रहे हैं कि जिसके लास्ट स्टेप्स पर, जिसके अंतिम स्टेप पर, मीन्स अंतिम सीढ़ी पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, जिसके लास्ट स्टेप पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मीन्स मेरा अंत निकट है। और अपने जीवन की तुलना वे एक सीढ़ी से कर रहे हैं, और ये कल्पना कर रहे हैं कि वे उस सीढ़ी के अंतिम पग पर खड़े हैं। क्लियर है दोनों लाइन? ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। और कह रहे हैं कि मैं कांप रहा हूँ, और कांप रहा हूँ कैसे? समय में कांप रहा हूँ कि वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कि जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ करता था, और कैसे बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा होता था, संसार में दृढ़ता पूर्वक खड़े रहते थे। लेकिन अब क्या है? अब मैं एक वृद्ध मनुष्य के समान कांप रहा हूं। क्लियर है फ्रेंड्स? When will return the glory of your prime? और फिर वो एक प्रश्न पूछते हैं, और निराश हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और एक प्रश्न पूछते हैं कि जीवन के आनंद की ताजगी वो मुझे कब मिलेगी? और जो मेरा वैभव है, ग्लोरी कहते हैं वैभव को, प्राइम कहते हैं यूथ को, और मेरा जो वैभव है, जो मैंने देखा है, मीन्स जो यौवन में अपनी जवानी के दिनों का जो वैभव है मेरा, वो कब लौटेगा? लेकिन क्या जवाब मिलता है? नो मोर, ओ नेवर मोर। और कहते हैं कि अब वो सदा के लिए चला गया है और कभी भी लौट कर नहीं आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? वो एक बार और देखते हैं स्टेंजा को। वो वर्ल्ड को, लाइफ को और टाइम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं जीवन के, जो ये जीवन रूपी एक लैडर है, इसके मैं अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हूँ, अंतिम डंडे पर खड़ा हूँ, और मैं यहाँ कांप रहा हूँ। जहाँ कभी पहले मैं दृढ़ता के साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब मैं एक बूढ़े आदमी के समान कांप रहा हूँ। और मेरे जीवन का जो वैभव है, जो गौरव है, जो मैंने अच्छे दिन बिताए हैं, वो कब लौट कर आएंगे? वो अब लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अच्छे दिन चले गए हैं। क्लियर?
फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हुआ। चलिए सेकंड स्टेंजा लेते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि सारा दिन, मीन्स कभी जीवन के दिन और रात को कह रहे हैं कि दिन और रात मैं क्या हूँ। अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे दिन और रात में जो जॉय है, जो आनंद है, वो चला गया है। मीन्स अब मुझे दिन और रात मेरे लिए आनंद से रहित हैं और मैं उदास हूँ और अब कोई आनंद मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे पास अब केवल निराशा है। Fresh spring and summer and winter hour move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more. Fresh spring, खिलता हुआ वसंत, एंड समर, और चमकता हुआ ग्रीष्म काल, चमकता हुआ गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर, और कुहासे से भरी हुई शीत ऋतु। होर कहते हैं फ्रेंड्स फ्रस्ट को, ठीक, धुंध को। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं होर, ये क्या होता है, धुंध, कुहासा, जिसे हम फॉग कहते हैं। और जो फॉगी विंटर है, कह रहे हैं कि अब जो फ्रेश स्प्रिंग है, ताजगी से भरी हुई बसंत ऋतु है, और जो समर ऋतु है, मीन्स जो ग्रीष्म काल है, मीन्स जो सनी समर है, और जो फोगी विंटर है, वो मुझे अब कोई भी आनंद नहीं देंगी, कोई भी आनंद मुझे नहीं देती। मीन्स अब मुझे प्रकृति में भी, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसमें भी मुझे अब कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर, ओ नेवर मोर। और अब जो मेरा हृदय है, वो क्या दे रहा है, वो मुझे केवल दुख और निराशा को ही बढ़ा रहा है। मीन्स जो प्रकृति की सुंदरता, जो मुझे भूतकाल में आनंद दिया करती थी, अब मुझे क्या कर रही है, अब मेरे हृदय में वो दुख और निराशा को ही बढ़ा रही है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, क्लियर। फेंट हार्ट मीन्स मेरा निराश हृदय, मेरा दुखी हृदय, मेरा धूमिल हृदय। और जो डिलाइट है, जो आनंद है, नो मोर, ओ नेवर मोर। और अब मेरे हृदय में जो रोमांच कर देने वाले शब्द थे, जो मेरे हृदय में रोमांच कर देने वाली भावनाएं थी, वो अब नहीं है, वो अब चली गई हैं, नेवर मोर, और कभी भी लौट कर नहीं आएंगी। क्लियर, कि दिन रात जो मुझे आनंद प्राप्त होता था, जो प्रकृति है, प्रकृति मुझे जो आनंद देती थी, बसंत ऋतु, समर और विंटर से मुझे जो आनंद प्राप्त होता था मेरे हृदय को, अब वो दुख से भर रही है। मीन्स उन प्राकृतिक मौसम में भी, उस प्राकृतिक दृश्य में भी मुझे कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। और अब जो मेरा जो डिलाइट है, वो मेरा जो आनंद है, वो अब समाप्त हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का एक नया चैप्टर, मीन्स एक नई पोएम, और जिसका टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। और पासिंग ऑफ ऑर्थर, ऑर्थर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ एक किंग है, एक राजा है ऑर्थर नाम के, जो इंग्लैंड में हुए हैं। और पासिंग कहते हैं गुजर जाना, मीन्स ऑर्थर का गुजर जाना, ऑर्थर का चले जाना, ये पोएम का टाइटल है। और देखिए यहाँ फ्रॉम क्यों लगा हुआ है, फ्रॉम अलग है, इस जो यहाँ कोट आपको दिख रहे हैं, इसमें इस कोट से फ्रॉम अलग है। तो इस फ्रॉम से ये पता लगता है कि जो ये पोएम है पासिंग ऑफ ऑर्थर, इस पोएम से ये लिया गया है। ये जो स्टेंजा है, जो प्रेजेंट पोएम है, ये एक लॉन्ग पोएम है एक्चुअल में, राइटर की, इस पोएट की, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, द पासिंग ऑफ ऑर्थर। और उस पूरी पोएम से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा टुकड़ा आपके सिलेबस में यहाँ दिया गया है। इट मीन्स ये पूरी पोएम यहाँ नहीं है। And slowly answered Arthur from the barge, the old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. And slowly, और धीमे से, answered means जवाब दिया। क्या जवाब दिया,
आर्थर, आर्थर ने जवाब दिया फ्रॉम द बार्ज, बार्ज से। बार्ज क्या होती है? एक लाइट बोट होती है, एक फ्लैट बोट होती है, हल्की नाव होती है, हल्की नाव को बार्ज कहा जाता है। उस बार्ज से, उस छोटी सी नाव से स्लोली, धीमे से किंग आर्थर ने जवाब दिया। और एक्चुअल में क्या था? एक वार था, एक युद्ध था, उसमें ये हार गए थे और इवन अपने ही भतीजों से हार गए थे। हारने के बाद इन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे अब इस संसार को छोड़ के जाना है। तो ये और इनकी 3 रानियों को लेकर ये चले गए, जाते हैं। और जब जाते हैं तो इनका एक फेवरेट नाइट था, एक फेवरेट इनका सेनापति था बेडिवर। तो बेडिवर इनके साथ है और बेडिवर को ये संबोधित करते हुए कुछ कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उस नाव से ये संदेश दे रहे हैं, एक आंसर इन्होंने दिया। क्या आंसर दिया? कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि जो पुराने ऑर्डर हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, पुराने क्रम हैं, वो बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। और वो क्या करते हैं? एक नया, उनकी जगह एक नया जो सिस्टम है वो आ जाता है। And God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. और पुरानी व्यवस्था हमेशा एक नई व्यवस्था को जन्म देती है, और यही इट्स द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का एक नियम है। और यदि संसार में कोई परिवर्तन ना हो, सपोज कीजिए कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा? जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगा। और एक महान जो सिस्टम है, एक महान जो प्रणाली है, वो अपनी उपयोगिता खत्म हो जाती है उसकी, यदि उसमें जो नेसेसरी चेंजेज हैं वो बिना लंबे समय जारी रहे, उसमें कोई चेंजेज ना हो और वो सिस्टम बना रहे, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है। और क्या होता है? एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, लाइन पे गौर करें। और जो ईश्वर है वो भी ऐसे परिवर्तनों का समर्थन करते हैं। इसलिए अगर कोई चेंज है तो उस चेंज को हमें खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। भगवान भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने ढंग को, अपने तौर तरीके को भगवान भी बदल देते हैं। क्लियर हुआ फर्स्ट संज्ञा? चलिए सेकेंड संज्ञा लेते हैं। Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. Comfort thyself, अपने आप को संभालो। वो बेडीवर से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि comfort thyself, अपने आप को संभालो। What comfort is in me? अब मेरे पास कुछ नहीं है। I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. कि मैंने तो अपना समय जी लिया है, मेरा जो पुराना गौरवपूर्ण समय था वो चला गया है। अब जो उन्होंने बहुत सारे काम उस समय में किए, और अब कह रहे हैं कि मेरी अब ये इच्छा है कि भगवान जो कार्य हैं, मेरे जो काम हैं, उनको स्वीकार करें और उन्हें सही रूप में माने। क्लियर? उन्हें शुद्ध करें। बट दाओ इफ दाओ शुड नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन अब जो बेडिवर है कि अब मुझे तुम दोबारा नहीं देख सकोगे। राजा ने कहा कि बेडिवर अब उसे दोबारा नहीं देख सकेंगे। प्रे फॉर माई सॉल, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर। और कह रहे हैं कि अब तुम दोबारा मुझे नहीं देख सकोगे, लेकिन मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। क्योंकि जो प्रार्थना है, प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में सारे घावों को भरने की शक्ति होती है और प्रार्थना सब कुछ ठीक कर देती है। मोर थिंग्स आर रोड बाय प्रेयर। और प्रार्थना के द्वारा बहुत जो सारे काम हैं वो हम कर सकते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, और इवन ऐसे काम हम कर सकते हैं जिसकी हम संसार में कल्पना भी नहीं कर सकते। मीन्स ऐसे काम जिनको हम
क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं, जिनको हम असंभव कहते हैं, वो काम हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। क्लियर? ये लाइन बड़ी फेमस लाइन है। एक तो शुरू वाली जो लाइन थी, पहला स्टैंजा था, उसमें भी दूसरी और जो चौथी लाइन है वो एक प्रोवर्ब हो गई है, और यहाँ भी ये लाइन प्रोवर्ब हो गई है, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। क्लियर? वेयरफॉर लेट माई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। और इसलिए तुम्हारे हृदय से दिन रात जो एक प्रार्थना है वो निकलनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। और जो प्रार्थना है, प्रार्थना के द्वारा ही हम जो एनिमल्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। मीन्स जो एनिमल्स हैं, जो शीप हैं या गोट्स हैं, भेड़ और बकरियां हैं, उनसे ही जो मनुष्य है वो क्यों अलग है? वो इसलिए अलग है क्योंकि एनिमल्स ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, और ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जो उनकी लाइफ होती है, एनिमल्स की लाइफ होती है, वो कैसी लाइफ होती है? ब्लाइंड लाइफ, एक ब्लाइंड लाइफ होती है। क्लियर? एक अंधा जीवन वो बिताते हैं। लेकिन हम तो ईश्वर के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं, और हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए। इफ नोइंग गॉड, यदि हम ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। और जो लोग अपने हाथ ईश्वर के समक्ष प्रार्थना में नहीं उठाते, वो क्या होते हैं? वो पशुओं के समान होते हैं। और किनके लिए प्रार्थना नहीं करते? फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए और अपने मित्रों के लिए। कि यदि हम अपने लिए और अपने मित्रों के लिए ईश्वर के समक्ष प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के समक्ष अपने हाथ नहीं उठा रहे हैं, तब हम क्या हैं? तब हम पशुओं से बढ़कर नहीं हैं। So for the whole round earth is every way bound by God chains about the feet of God, but now farewell। और यही वो शक्ति है, यही वो प्रार्थना वो शक्ति है जिससे पूरा संसार, होल राउंड अर्थ, पूरी गोल पृथ्वी वो बंधी हुई है गोल्ड चेन से। मीन्स गोल्ड चेन किसे कहते हैं? सोने की जंजीर से भगवान के पाँव में वो बंधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा। क्लियर? और इसी के साथ वो बेडीवर को अलविदा कह जाते हैं। तो यहाँ बताया है कि जो दो बातें बताई, पहली बात कि जो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और दूसरी बात कि वी शुड प्रे फॉर आवरसेल्फ एंड आवर फ्रेंड्स, कि हमें भगवान से अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। हेलो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट पोएट्री का जो नेक्स्ट है माई हेवन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। और जो प्रेजेंट पोएम है फ्रेंड्स, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने एक्चुअली प्रोज में भी पढ़ा, और इनकी बड़ी एक फेमस स्टोरी और वो हमने पढ़ी, और स्टोरी का नाम था होम कमिंग। और यहाँ अब इन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक पोएम माई हेवन हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। कि जहाँ जो मन है, मस्तिष्क, माइंड है, मन है, वो विदाउट फियर मीन्स उसमें कोई डर ना हो, वो भय रहित हो। विदाउट फियर मीन्स भय रहित। जहाँ मन भय रहित हो, जहाँ मन में कोई भी डर ना हो, मीन्स ऐसे गुणों की वो कल्पना कर रहे हैं अपने देशवासियों में। वो कहते हैं कि मेरे देशवासियों में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और सबसे पहली क्वालिटी क्या है? दे शुड बी विदाउट फियर, कि वो भय रहित हो, बेनिर्भय हो। क्लियर फ्रेंड्स? एंड द हेड इज हेल्ड हाई,
और उनका जो मस्तिष्क है वो गर्व से ऊंचा हो। मीन्स उनमें आत्मसम्मान की भावना हो और उनमें गर्व हो। क्लियर? पहली लाइन क्लियर हुई आपको? और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी पोयम है ये देखने में आपको पोयम नहीं लग रही है, ये एक्चुअल में ऐसे लग रही है जैसे कि एक प्रोज हो। मीन्स ये प्रोजेइक पोएट्री का एक एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं गद्य काव्य। एक ऐसा गीत, एक ऐसी रचना, एक ऐसी कविता जो गद्य के रूप में लिखी गई हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये गद्य काव्य का एक उदाहरण है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गद्य को पढ़ रहे हैं, हम पद्य को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी जो पोएम्स होती है उनमें भी एक इंटरनल राइमिंग होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसमें एक लय होती है। क्लियर? एक ब्यूटी होती है कि जहाँ नॉलेज इज फ्री, वेयर ज्ञान, जहाँ जो ज्ञान है वो क्या हो, वो फ्री हो। मीन्स सबको विद्या मिले, ना जाति का बंधन हो, ना धर्म का बंधन हो, कोई भी बंधन ना हो, सबको जहाँ ज्ञान मिले, सबको विद्या मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहते हैं संकीर्ण देशभक्ति। क्या? संकीर्ण देशभक्ति। और जो फ्रैगमेंट्स कहते हैं टुकड़े, कि जहाँ संकीर्ण देशभक्ति में, कि वह हमारा जो देश है कि जहाँ लोगों में संकीर्ण देशभक्ति ना हो, सारा संसार सबका घर माना जाए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा देश, ये मैं नहीं। एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना, मीन्स पूरी दुनिया ही मेरा घर है। यह देश में ना बटा हो, यह प्रदेश में ये पृथ्वी ना बटी हो। लोग केवल दिखावे के लिए या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कहें, और वो ऐसा कुछ कहें जो क्या हो, जो सबसे अच्छा हो और जो बिल्कुल ऐसी बात लोगों की हो कि जो बिल्कुल कैसी हो, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मीन्स जो सत्य से प्रेरित हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ जो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं, वो कैसे हों, पूर्ण रूप से सत्य हों। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where tireless striving stretches its arm towards perfection. देखिए, टायरलेस कहते हैं सीजलेस, और सीजलेस क्या होता है? बिना रुके, मीन्स लगातार। और स्ट्राइव कहते हैं संघर्ष करना, ग्रेट एफर्ट्स, मीन्स प्रयत्न जिसको हम कहते हैं स्ट्राइव। स्ट्रेचेज कहते हैं फ्रेंड्स फैला देना, पहुंचना। और परफेक्शन कहते हैं पूर्णता की ओर। डिफिकल्ट वर्ड्स सारे क्लियर हुए इस लाइन से? तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो परफेक्शन के लिए, उन्नति के लिए प्रयत्न करें, और वे थोड़ी थोड़ी उन्नति से संतुष्ट लोग नहीं होते। जब तक वे तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाएं, जब तक कि वो परफेक्शन को प्राप्त ना कर लें। ये लाइन क्लियर हुई? तो वो अपने देश में राइटर एक ऐसे ही गुण वाले लोगों की अपने देश में कल्पना करते हैं। Where the clear stream of reason has not lost into the dreary desert sand of dead habits, और जहाँ मनुष्य में विवेक हो और वे अपनी निजी धारणा बनाएं, पुराने और बेकार जो रीति रिवाज हैं वो उनके विवेक को नष्ट ना कर दें। डेड हैबिट्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? जो ऐसी हैबिट्स, ऐसे विचार जो मर गए हैं, मीन्स ओल्ड कस्टम्स विच हैव नो वैल्यू नाउ। और ड्रेरी कहते हैं उबा देने वाला, यानी बुद्धिहीन। क्लियर? और डेजर्ट आप जानते ही हैं, डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है आपका रेगिस्तान। मीन्स वो कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरे देश के देशवासी हैं वो पुराने और बेकार रीति रिवाजों को वो डिस्कार्ड कर दें, वो नष्ट कर दें। क्लियर?
कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पुराने रीति रिवाज ही वो उनके रीजन कहते हैं तर्क को, वो उनके तार्किक क्षमता को, वो उनकी बौद्धिक क्षमता को नष्ट करते हैं। Where mind is led forward by thee into ever winding thought and action। और एवर वाइंडिंग कहते हैं सदा विकसित रहने वाले, कि जहां वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे देशवासियों को एक विशाल हृदय से सोचने की और विशाल हृदय के साथ साथ स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की एक प्रेरणा दे, कि मेरे देशवासी एवर वाइडनिंग थॉट, हमेशा विस्तृत रूप से विचार और जो कार्य हैं मेरे देशवासियों के वो चलते रहें। और इसको कौन प्रेरित करे? बाई दी कहते हैं तेरे द्वारा। देखिए जो दी है यहाँ, ये टी कैपिटल है, और जहाँ कैपिटल कोई वर्ड लिखा होता है ईश्वर को, वो हमेशा जो ईश्वर के लिए हमेशा जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है, वो कैपिटल राइटर यूज़ करते हैं। और दाओ, दी, दाए, ये सब गॉड के लिए यूज़ होते हैं। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, और आज़ादी का एक स्वर्ग, एक ऐसा स्वर्ग जो फ्रीडम, एक ऐसी फ्रीडम प्राप्त हो मेरे देशवासियों को कि वो इन सद्गुणों को अपने मन में ग्रहण कर पाए। मीन्स एक सच्ची स्वतंत्रता उन्हें एक प्राप्त होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि देशवासियों में ये सद्गुण होंगे तो वे पाएंगे कि उन्हें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त है। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, और अंत में वो ईश्वर को एड्रेस करते हुए, ईश्वर को अपना पिता कहते हुए कहते हैं कि लेट माई कंट्री अवेक, कि हे ईश्वर मेरे देश को जाग जाने दो। क्लियर है फ्रेंड्स? हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री बाय स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंटरमीडिएट पोएट्री। देखिए जहाँ तक इस टाइटल की बात है तो टाइटल का अर्थ है सॉन्ग ऑफ द फ्री। फ्री कहते हैं आज़ादी यानी स्वतंत्रता। एक ऐसा गीत जो किसका है? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का एक गीत। क्लियर? आज़ादी का एक गीत है। द wounded snake its hood unfalls, the flame stirs up, does blaze, the desert air resounds the call। और एक लाइन रह गई है नीचे, चलो उसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले इन तीनों को ही पढ़ लें। द wounded snake its hood unfurls। देखिए जो wounded कहते हैं घायल, और snake कहते हैं सांप, और अनफर्ल कहते हैं फन उठाना। कि जब एक सांप होता है, जब वो घायल होता है, तब वो क्या करता है? अपने फन को लहराता है। मीन्स सब, जब एक सांप को आघात पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, तो वो अपना फन खड़ा कर लेता है। क्लियर है पहली लाइन? द फ्लेम स्टिर्स अप डथ ब्लेज, और जब आग होती है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तब क्या होता है? यदि उसको हवा दी जाए, स्टिरअप कहते हैं हवा देना, कि जब आग होती है, आग को अगर हवा लग जाती है, हवा दी जाती है, तो वो क्या होती है? वो ब्लेज हो जाती है। ब्लेज कहते हैं बर्न ब्राइटली, मीन्स वो और तेजी से जलने लगती है, जिसे कहते हैं भड़कना। कहीं आग लग जाती है और उसको हवा मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है? भड़क जाती है। तो दोनों लाइन क्लियर? कि जब सांप को चोट पहुंचाई जाती है, जब आघात पहुंचाया जाता है, तो उसका फन खड़ा हो जाता है, और जब हम आग को जलाते हैं और उसको हवा मिलती है तो वह और तेजी से चलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल, और जो डेजर्ट एयर है, डेजर्ट किसे कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं फ्रेंड्स एक रेगिस्तान को, और रेगिस्तान में रिसाउंड्स द कॉल मीन्स रेगिस्तान में सुनाई देती है
क्या सुनाई देती है? ऑफ हार्ड स्ट्रक लॉयंस रेस, कि एक ऐसा शेर जो हार्ट स्टक है, मीन्स जब शेर को शिकारी का कोई तीर या गोली लग जाती है और वो क्रोध से दहाड़ता है, तो उसकी जो गर्जना है, जो उसकी आवाज़ है, वो संपूर्ण डेजर्ट में, मीन्स पूरे रेगिस्तान में सुनाई देती है। बात क्लियर है? फर्स्ट स्टेंजा। The cloud puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast, when the soul is still to its inmost depth, great ones unfold their best. The cloud put forth its deluge strength when lightning cleaves its breast. देखिए, cleaves कहते हैं फाड़ देना, चीर देना, और breast कहते हैं छाती को, सीने को। तो होता क्या है, जब क्लाउड है, जो बादल है, वो डल्यूज कहते हैं उमड़ पड़ना, और जो उसकी शक्ति होती है, एक जो बादल है, बादल एक डल्यूज दे देता है, उमड़ पड़ता है, मीन्स बादल से जो जल है, जो एक फ्लड है, वो हैवी रेनफॉल है, वो निकल पड़ता है जब बिजली उसको चीर देती है। जब बिजली बादल की सीने को चीर देती है, तब क्या होता है, बादल से जो पानी है वो निकल पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बादल फटना। क्लियर? और जब कहीं बादल फटता है तो बहुत सारा जो पानी है वो एक साथ बहाव के साथ पृथ्वी पर आ जाता है। क्लियर हुई दोनों लाइन ये? When the soul is stilled to its inmost depth, great ones unfold their best. और इसी प्रकार से जब आत्मा को झकझोरा जाता है, गहराई तक झकझोरा जाता है, तो एक महान पुरुष अपने अंदर के जो बेस्ट है, जो किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, वो करता है। मीन्स आत्मा को जब झकझोरा जाता है तो जो महान व्यक्ति है उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है। दैट्स क्लियर? चलिए नीचे वाले स्टेंजा को लेते हैं। Let eyes grow dim and ears grow faint and friendship fail and love betray. Let fate's its hundreds hours and clotted darkness block the way. And nature were one angry frown to crush you out. Still know my soul, you are divine. March on and on, not right, not left, but to the goal. Let eyes grow dim and ears grow faint, कि चाहे आंखें डिम हो जाए, मीन्स धुंधली पड़ जाए, एंड ग्रो फेंट, फेंट कहते हैं वीक हो जाना, तीक्ष्ण हो जाना, कि चाहे आंखें धुंधली पड़ जाएं या जो आपके कान हैं वो फेंट हो जाए, मीन्स उनको सुनाई देना बंद हो जाए। कह रहे हैं कि हमें ईश्वर में, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसमें विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है हमारी आंखें धुंधली हो जाएं, हमारा हृदय जो है वो क्षीण पड़ जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, और हमारी जो फ्रेंडशिप है, जो हमारी दोस्ती है, मित्र हमें छोड़कर चला जाए, और हमारा जो प्रेम है, हमारी प्रिय जो पत्नी है, वो हमारे प्रति बिट्रे हो जाए। बिट्रे कहते हैं बेवफा होना। हो सकता है, क्लियर हुई दोनों लाइन, कि हो सकता है हमारी आंखों से दिखना कम हो जाए, कानों से सुनना कम हो जाए, और हमारा मित्र हमें छोड़ जाए, या हमारी जो प्रेमिका है या हमारी जो पत्नी है वो हमसे बेवफाई कर दे। लेट फेट इट्स 100 आर्ट्स एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और जो भाग्य है, दुर्भाग्य हमारे ऊपर दुखों की वर्षा कर दे। क्लॉटेड डार्कनेस मीन्स हमें अंधेरा जो है वो हमको, अंधेरा जो है वो हमारे रास्ते को रोक ले। लेट फेट इट्स 100 आवर्स सेंट्स, की जो दुर्भाग्य है वो, हो सकता है दुर्भाग्य हमारे ऊपर छा जाए, दुर्भाग्य हमारे ऊपर दुखों की वर्षा कर सकता है, और जो घना अंधकार है वो हमारे रास्ते को कहीं भी रोक सकता है।
and nature were one angry front to crush you out, still know my soul। और जो प्रकृति है, और इन सब के बाद हो सकता है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, प्राकृतिक आपदाएं वो हमारे ऊपर आ जाएं। फ्राउन कहते हैं गुर्राना, क्लियर, क्रश आउट कहते हैं कुचल देना, कि हो सकता है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हमारे ऊपर आ जाए और हमें कुचल दें। दोनों लाइन क्लियर हुई। स्टिल नो माई सोल, लेकिन मेरे मन, मेरी आत्मा, तुम इस बात का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। लेकिन वो कह रहे हैं कि आत्मा को मैं पहचानता हूँ, मेरी आत्मा जिसमें ईश्वर का एक अंश है, और मुझे कहते हैं कि मेरी आत्मा तू ये याद रखना। क्या याद रखना? कि यू आर डिवाइन, कि तुम पवित्र हो, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, तुम आगे बढ़ती रहना। मेरी आत्मा, मेरे मन, तुम मत घबराना, तुम आगे बढ़ते रहना, न दाएं न बाएं, बल्कि लक्ष्य की ओर सीधे बढ़ते रहना। कि मुझे तो अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तुम्हें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। उस लक्ष्य पर आप साहस पूर्वक उस लक्ष्य की ओर बढ़ती रहना, और किसी भी सांसारिक विपदा से, किसी भी सांसारिक परेशानी से तुम मत डरना। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए।